जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह, इसका पहचान और प्रयोग उदाहरण के साथ पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपाद जैसे कई महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आप सबका राजेश यूट्यूब स्टडी में। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कुछ पल का ठहराव आता है। यही ठहराव, रुकना या उस वाक्य को स्पष्ट, अर्थवान, भावपूर्ण बनाती है। लिखित भाषा में वाक्य प्रयोग के समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण के लिए राम, सोहन, कुंदन और रुपेश अच्छे दोस्त हैं। इस वाक्य में राम के बाद अल्प विराम, सोहन के बाद अल्प विराम, कुंदन और रुपेश के बाद और लगा हुआ है। चलिए इसको और हम विस्तार से समझेंगे। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा यह समझते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों जरूरी है। यहाँ पे 3 वाक्य है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तीनों ही वाक्य को अगर देखें तो यहाँ पे शब्दों की संख्या समान है, लेकिन तीनों ही वाक्य का मतलब, अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। पहले वाक्य में रोको मत जाने दो, इस पर कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। दूसरे वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग रोको के बाद किया गया है, जिसका अर्थ है रोको मत जाने दो, अर्थात स्पष्ट आदेश है कि किसी को भी जाने नहीं देना है बल्कि सबको रोकना है। तीसरे वाक्य का बात किया जाए तो यहाँ पर अल्प विराम रोको मत के बाद लगा हुआ है, यानी रोको मत जाने दो, किसी को भी रोकना नहीं है, सबको जाने देना है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे अल्प विराम के बारे में। अल्प समय के ठहराव के लिए जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोमा कहा जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग किया जाता है। किताब, कॉपी, कलम और पेंसिल पढ़ाई के लिए जरूरी है। राम, श्याम, रोहित, सोहन और मनु खेल रहे हैं। ध्यान से देखा जाए तो किताब के बाद अल्प विराम लगा है, कॉपी के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, कलम और पेंसिल, पेंसिल आखिरी शब्द है जिस कारण से उसके पहले और शब्द का प्रयोग किया गया है, और जब किसी 2 शब्द के बीच में और का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले कोमा यानी अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। राम, श्याम, रोहित, सोहन और मनु खेल रहे हैं। अल्प विराम का अर्थ हो गया थोड़े समय के लिए ठहरना। अल्प विराम का अर्थ है अल्प समय के लिए ठहराव। अल्प विराम चिन्ह अगर कहीं पर प्रयोग किया गया है तो उसका अर्थ है कि हमें उस शब्द को पढ़ने के बाद थोड़ा समय के लिए रुकना चाहिए। हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के उपरांत अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, मैं वही हूँ, आपका सहपाठी राजेश। नहीं, मैं शादी में नहीं आ सकता हूँ। यहाँ पर हाँ और नहीं से वाक्य का शुरुआत हो रहा है, इसलिए हाँ के बाद कोमा लगाना है, नहीं के बाद कोमा यानी कि अल्प विराम का उपयोग किया जाना चाहिए। अर्ध विराम, अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय के लिए ठहराव के लिए जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। आमतौर पर अर्ध विराम 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे वाक्य जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है, और, तथा, एवं इत्यादि से नहीं जोड़ा जा सकता है, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के कई प्रयास किए,
लेकिन सफल ना हो सका। यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य है और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है यह अर्धविराम। अर्धविराम का पहचान कैसे होता है? तो जैसे अल्प विराम होता है, अल्प विराम के ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाए तो यह अर्धविराम हो जाता है। पूर्ण विराम सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर अन्य सभी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं पूर्ण विराम के बारे में। तो पूर्ण विराम जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में एक सीधी लाइन खींची जाती है जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। वह किताब पढ़ता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता बाजार जाकर दवाइयाँ खरीदी, स्वास्थ्य ही धन है, बच्चे शरारत करते हैं या बच्चे शरारती होते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, आज गर्मी अधिक है, सत्यमेव जयते। यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरीके से कोई भी वाक्य जब समाप्त हो जाए तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह यह बहुत ही साधारण है। जिन वाक्यों से सवाल या प्रश्न पूछने या संदेह का भाव उत्पन्न हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि इस तरीके से होता है, का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पे किसी से सवाल पूछा जा रहा है कि उसके नाम को जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जब कोई किसी से प्रश्न पूछा जाए तो हमें उसके अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। तुम क्या कर रहे हो? क्या आप एक शिक्षक हो? क्या वह ईमानदार है? इस वाक्य में अगर बात करें तो वह ईमानदार है या नहीं है, इस पर थोड़ा सा संदेह है, इसलिए यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भावनाओं का बोध करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह को लिखने के लिए एक सीधी लकीर खींचने के बाद नीचे में बिंदु दिया जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? छी छी, ये कैसी हरकत? काश आप हमारे होते। ओह, ऐसा कष्ट किसी को न दे। इस प्रकार से कोई खुशी, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा जैसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखित रूप में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे लेखक का बात पाठक को बड़े आसानी से समझ में आता है। उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा और कहीं पर देखा होगा डबल इन्वर्टेड कोमा। किसी वाक्य या शब्द को ज्यों का त्यों लिखने में या खास शब्द पर जोर डालने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ पर तुलसीदास ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था हूबहू यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसीलिए उस वाक्य के शुरू होने से पहले यहाँ उद्धरण चिन्ह लगाया गया है और वाक्य की समाप्ति के बाद उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बात किनके द्वारा कहा गया था? ये नेताजी के द्वारा कहा गया था जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी उस वक्त। तो हूबहू उनकी बातों को यहाँ पे लिखा जा रहा है लेखक के द्वारा। योजक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहा जाता है, इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जिन दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्ति या युग्म पदों, युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है। युग्म शब्द मतलब एक जैसा, जैसे माता पिता, जय पराजय, लाभ हानि, राष्ट्रभक्ति, भाई भाई, चाचा चाची, भाई बहन, इस तरीके से जो शब्द है उनके बीच में जो प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तुलनवाचक सा, सी, से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद सा मुखड़ा, मुखड़ा का तुलना किसके साथ हो रहा है? तो चांद के साथ। फूल सी मुस्कान, मुस्कान कैसा है? तो फूल सा।
मोरनी सी चाल, चाल कैसी है तो मोरनी सा। दो अलग अलग चीजों के साथ तुलना किया जाता है तो उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जिसे अंग्रेजी में डैश कहा जाता है, यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, कहना, बोलना, बताना शब्दों के बाद इसका प्रयोग होता है और किसी भी प्रकार की सूची से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, तो गांधी जी ने कहा, उसके बाद हम क्या देंगे तो निर्देशक चिन्ह देंगे जिसे डैश कहते हैं, हिंसा मत करो। महेश तुम घर कब आओगे, तो महेश कह रहा है कि तुम घर कब आओगे। यहाँ पे डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि निर्देशक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक, कोष्ठक को अंग्रेजी में ब्रैकेट कहा जाता है। कोष्ठक के भीतर उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक किया जा सके। आपका सामर्थ्य हर कोई जानता है, इस तरीके से भी बात को लिखा जा सकता था, लेकिन सामर्थ्य को ब्रैकेट में या फिर कोष्ठक के अंदर शक्ति लिखा गया है। सामर्थ्य का अर्थ यहाँ पे शक्ति से है। सीता आगे बढ़ते हुए, इसको कोष्ठक के अंदर लिखा गया है, यानी कि सीता आगे बढ़ रही है और कह रही है हे धरती माँ मुझे अपनी गोद में संभाल ले। हिंदी में ज़्यादातर इसी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इसको छोटी कोष्ठक कहते हैं और इसे मंझली कोष्ठक कहते हैं, इसे बड़ी कोष्ठक कहते हैं। इन दोनों कोष्ठक का प्रयोग ज़्यादातर गणित में देखने को मिलता है। हिंदी में बस छोटी वाली कोष्ठक का ही प्रयोग देखने को मिलता है। हंस पद या हंसपाद, इसको त्रुटि बोधक विराम चिन्ह भी कहते हैं। इसका नाम हंस पद इसलिए है क्योंकि इस चिन्ह की आकृति हंस के पैर के समान दिखाई देती है। जब किसी वाक्यांश या वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखते समय छूट जाता है तो उस शब्द या अक्षर को लिखने के लिए वाक्य के जिस स्थान से वह शब्द छूटा था वहां से इसे लगाकर वह शब्द या अक्षर लिखा जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पाद चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द या अक्षर को ऊपर लिख दिया जाता है। यानी कि हंस पाद का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जब हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और लिखते लिखते अचानक कोई शब्द बीच में छूट गया और हम बहुत सारा चीज लिख चुके होते हैं, तो उस चीज को हम यहाँ पे इस तरीके से हंस पाद का निशान देके उसके ऊपर में हम त्रुटि वाली चीज को लिख सकते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा हंस पाद को समझने का प्रयास करते हैं। तुम मुझे दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा होना था। आप जिस स्थान पर छूटे हुए शब्द को डालना चाहते हैं वहां पर हंस पाद का प्रयोग करके उस शब्द को चिन्ह के ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर खून लिखना होगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ पे एक शब्द छूट गया जिसको हम लोग हंस पाद दे के लिख सकते हैं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रेखांकन विराम चिन्ह, रेखांकन को अंग्रेजी में अंडरलाइन कहा जाता है। इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद या वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहाँ पे यदि हम रेखांकन कर दें गोदान के नीचे तो इसका अर्थ है कि इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। हम सभी दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। यहाँ पर माँ लक्ष्मी और गणेश के नीचे रेखांकन यानी अंडरलाइन दिया गया है जो उस शब्द को विशेष महत्व का दर्शाता है। लाघव चिन्ह, किसी भी शब्द या वाक्य को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी हम लोग बहुत ही धड़ल्ले से करते हैं। जैसे डॉक्टर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मध्य प्रदेश को इस तरीके से लिखते हैं, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं MR और यहाँ पर लाघव चिन्ह दे देते हैं। तो डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर लिखने के बाद जो ये बिंदु है इसी को हम लोग लाघव चिन्ह कहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से हम लोग किसी भी बड़े शब्द का जब छोटा रूप में लिखते हैं तो उसके बाद एक लाघव चिन्ह दिया जाता है, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। यह शून्य की तरह होती है देखने। लोप चिन्ह, जब वाक्य में कुछ अंश को छोड़ना हो या उस अंश को छोड़कर वाक्य को लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको बिंदु बिंदु से दर्शाया जाता है। भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे,
झारखंड के मुख्यमंत्री लोभ चिन्ह लगा दिए और है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी हैं। गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो गोदान उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद हैं। इस तरीके से लोभ चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको आप सभी ने जरूर देखा होगा। तुल्यता सूचक चिन्ह किन्हीं दो शब्दों या वाक्यांशों के मध्य समता या बराबरी दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य, भास्कर। तो सूर्य और भास्कर एक ही चीज है, इसके लिए दोनों जब बराबर होता है तो फिर हम लोग इस तरीके से दो समांतर लाइन खींचकर दर्शाते हैं। इसे गणित में बराबर कहा जाता है। आग और अग्नि दोनों तुल्यात्मक दृष्टि से बराबर है। जल, पानी, धरती, पृथ्वी गणित में इसे बराबर कहते हैं। जैसे 10 बराबर 10 या फिर 10 + 15 बराबर 20 + 5, यानी कि तुलना करते हैं और वो दोनों जब बराबर होता है तो फिर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण, योजक, निर्देशक, तुल्यता सूचक, लोभ चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपात चिन्ह और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।